तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 19,838 पद बिहार पुलिस की जो भर्ती है, अगले महीने परीक्षा होने वाली है। और आपको पता है कि बिहार पुलिस ने सिलेबस जारी किया है। अब पिछली बहाली से एक अच्छा काम किया है कि उसने सिलेबस डिफाइन किया है और क्लास 9th और 10th की पूरी सिलेबस जो बिहार बोर्ड की है उसने उठा के रख दी है। तो यदि आप एक एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस की या इसमें सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको क्लास 9th और 10th की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या मदद कर रहा हूँ, आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्लास 9th और 10th की सभी जो बुक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसके टोटल चैप्टर्स का जो समरीज कॉन्सेप्ट होता है वो लाता हूँ और साथ में उसके साथ ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। आपको पता ही है कि बिहार पुलिस 80 से 85 सवाल जीएस से पूछता है और 3-4 सवाल मैथ से, 2-3 सवाल हिंदी से, 2-4 सवाल इंग्लिश से और 2-4 सवाल करंट अफेयर 5 सवाल रहता है। यानी कि 15-20 सवाल में ये सारे विषय होते हैं और 80 से 85 सवाल लगभग जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस शामिल होते हैं। तो इस विषय को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और क्लास 9th और 10th का ही सिलेबस है। तो क्लास 9th का ज्योग्राफी एक ही वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ, जिसमें सभी चैप्टर, उसके कंसेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव शामिल होंगे। अभी तक मैंने अपने इस चैनल पर क्या क्या किया हूँ, तो क्लास 9th का हिस्ट्री का 5 वीडियो में कंप्लीट किया हूँ, क्लास 10th का हिस्ट्री का 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ और आज क्लास 9th का ज्योग्राफी 1 वीडियो में कंप्लीट करूँगा और कुछ देर बाद क्लास 10th की ज्योग्राफी का भी हम 1 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी तरह हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और हिंदी करंट अफेयर को कंप्लीट करा देंगे आपको 4 से 5 दिनों के अंदर। अब सवाल यह है कि एक चीज़ मैं और बता दूं कि 21,000 पोस्ट की जो बहाली आई थी, आपने देखा होगा कि पिछली बहाली जो 21,000 पोस्ट के लिए आई थी, वो 21,000 पोस्ट के लिए मैंने कुल 34 वीडियो बनाए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस साल जो सवाल पूछे थे उसके वीडियो शामिल है। तो 21,000 पोस्ट के लिए जो वीडियो 34 बनाए, उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसका आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, कितने बच्चों ने हमें रोल नंबर्स भेजे हैं, यूट्यूब के वीडियो से किन्हें लाभ मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसलिए लाभ मिलेगा क्योंकि हम काम करते हैं सिलेबस पे। चलिए देखते हैं सिलेबस। तो ये है बिहार सरकार का आरक्षी शाखा सिपाही भर्ती के लिए जो सिलेबस है, वो यहाँ क्लास 10th और समकक्ष स्तर की बात करता है, जिसमें पूरी सिलेबस आपको डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए, विषय भूगोल क्लास 9th, यहाँ पर इकाई 1 यानी चैप्टर 1 स्थिति एवं विस्तार, 2 भौतिक स्वरूप और 3 अपवाह स्वरूप, 4 में है जलवायु। ये है आपके बिहार पुलिस के वेबसाइट से जो सिलेबस दिया हुआ है, वो भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र और क्षेत्रीय अध्ययन। कुल 9 चैप्टर हैं क्लास 9th में और फिर शुरू होता है क्लास 10th की कहानी। ये देखिए क्लास एक्स। अब आपको हम दिखाते हैं हमारा जो क्लास 9th का जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसका भी हम आपको विषय सूची दिखा देते हैं। ये क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है और देखिए ये वही सारा चैप्टर है, उठा के एज इट इज रखा हुआ है बिहार बोर्ड के सारे चैप्टर्स को बिहार पुलिस ने। ये कुल 9 चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है और आज एक ही वीडियो में हर चैप्टर के कंसेप्ट और उसके रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो ये ही होती है तैयारी की असली पहचान कि आपने सिलेबस देखा और सिलेबस एज इट इज़ यहाँ से है, तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो मैं इधर उधर ये किताब वो किताब नहीं करता हूँ। मैं देख लिया कि सिलेबस 9th-10th का है, तो आप 9th-10th का पढ़ें। आप ये किताब वो किताब, ये बैच वो बैच लेकर क्या कर लोगे। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट और संस्थान हैं, उनका पहले से PDF बना हुआ है जनरल कंपटीशन का, वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, सवाल उनसे भी आते हैं, लेकिन उतना सवाल नहीं आएगा जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। सवाल सबसे ज़्यादा आएगा उसके सिलेबस से और सिलेबस क्लास 9th-10th का है। तो मेरा सलाह मानिए, आप 9th-10th की किताब पढ़िए, उससे रिलेटेड सवाल करिए। नहीं तो मेरे जैसे यूट्यूब चैनल जैसे मैं करा रहा हूँ, जो ऑथेंटिक सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, पढ़ाइए। यदि नए हैं, आपको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही दिशा में कर रहा हूँ, इस यूट्यूब पर तूफान भरी गलतियाँ, गलत फहमियाँ और चीज़ों को परोसा जा रहा है, वहाँ पे मैं अगर ठीक ठाक आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9th का भूगोल चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार यानी कि जो हमारा भूगोल है, जो हमारा देश है, हमारा क्षेत्र है, उसका स्थिति कहाँ पर है और उसका विस्तार क्या क्या है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये यहाँ जो चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, उससे जो भी समरीज नोट्स निकलते हैं जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं वो हम यहाँ आपको करा रहे हैं, क्योंकि किताब पढ़ाना तो फिर वही बात हुआ, कम समय में तो हो नहीं पाएगा। दूसरा पॉइंट है बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। अब ये सवाल बन सकता है, कई बार बनाया भी गया है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर होना चाहिए जिसका नाम है हिंद महासागर है। भारत की स्थिति देखिए, भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसका भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये कई बार सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है जो लगभग 2 बराबर भागों में भारत को काटती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य जो है, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरते हैं, ठीक है, जिन राज्यों का नाम यहाँ से है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो यहाँ से एक सवाल बन जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। ये 7 देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है, जो हमारा प्यारा भारत है ना, तो थोड़ा सा समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा ये ऐसा हो नहीं पाता, फिर भी हम एक आउटलुक खींच लेते हैं जिसे लगे कि हमारा भारत है, प्यारा भारत। मतलब समझने के लिए मैं जानता हूँ कि ये उस स्तर से नहीं बना है जिस स्तर से आप चाहते हैं, है ना। फिलहाल समझने के लिए देख लेते हैं। तो ये जो हमारा भारत है, ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको जानते ही हैं। तो इसकी जो सीमा रेखा है, यहाँ देखिए पाकिस्तान का एरिया है, पाक, इधर है आपका अफगानिस्तान, है ना। उसके बाद इसी तरह कुल जो हमारे 7 देशों से मिलती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आएंगे आप भूटान, चीन इधर से आ जाएगा, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे स्थलीय सीमाओं वाला देश हमारा है, स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है। जो स्थलीय सीमा है तटीय सीमा से लगभग क्या है, दुगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए, 5वां है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरीप, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण देखिए, अगर कोई रास्ता, कोई इतना छोटा सा जगह है और चारों तरफ से पानी भरा है तो इसे कहते हैं अपन द्वीप। और कोई बहुत बड़ा भाग है जो पानी से घिरा है उसे कहते हैं महाद्वीप। और कोई ऐसा भाग है जो ऐसा है तीनों तरफ से पानी से घिरा है और बड़ा है तो उसे कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। और अगर यही छोटा है तो उसे आप कहते हैं अंतरीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकरा माने छोटा हुआ, पतला। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है।
ऐसे दोनों स्थानों में 30 डिग्री देशांतर विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये देखिए कई बार सवाल ये पूछा गया तो जरूर इसको आप नोट करिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत में लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इसे लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो हमारे पड़ोसी मतलब बिहार की बात करी जा रही है। अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य विषुवत रेखा से काफी दूर है तथा सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ती है, इस वजह से वहां साल के काफी दिनों तक बर्फबारी होती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा से काफी दूर है। और सूर्य जो है वो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच जो है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकता है, और जो हमारी विषुवत रेखा है उससे बहुत दूर है जम्मू कश्मीर, इसलिए यहाँ पे ठंड पड़ती है। वहीं केरल और तमिलनाडु जो है विषुवत रेखा काफी निकट है। यहाँ पर मिस टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्क रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्क रेखा, माफ कीजिएगा थोड़ी मिस प्रिंटिंग कर दी गई है। केरल और तमिलनाडु में कर्क रेखा के काफी निकट है। देखिए ये जो हमारा इंडिया है ना, ये साउथ इंडिया, ये है रेखा, तो ये वाला जो एरिया है ये साउथ इंडिया का एरिया है, तो ये कर्क रेखा से काफी नजदीक है, जिसके कारण सूर्य की किरणें काफी हद तक सीधी पड़ती है। इसी वजह से वहां गर्मी काफी पड़ती है और इसीलिए साउथ के लोग बहुत काले होते हैं। तो हम लोग काले हैं, हमारे पहनावा और आवा रहन सहन ये सभी डिसाइड करता है ज्योग्राफी। चलिए अब पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। भारत भी इसका सदस्य है। स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क के 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों को श्रृंखला को एडम्स या आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये कई बार सवाल पूछा, एकदम याद कर लीजिए, बहुत वीवीआई है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल से होता है। कोसी नदी 3 धाराओं अर्थात सुन कोशी, अरुणा कोशी और तमूर कोशी के संगम से बना है। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिला में होता है और बक्सर के समीप गंगा नदी में यह विलीन हो जाती है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौता से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। आज भी भूटान की जो सुरक्षा है वो जिम्मेदारी भारत की ही है। भारत और चीन एक दूसरे से मैकमोहन रेखा से जुड़े हैं। काफी वीवीआई पॉइंट और सवाल यहां से बनते हैं। भारत तथा पाकिस्तान एक दूसरे से रेड क्लिक लाइन से अलग होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, तो आपको पहले ही जान लिए। और आइए जानते हैं पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक माध्य रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो दुगुनी है। भारत में एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है वो अलग करती है? तो मैकमोहन लाइन अलग करती है। वही रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा रेखा की कितनी लंबाई है? तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 4 मिनट। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? ये सवाल ही गलत छपा हुआ। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो देशांतर यहाँ मिनट में छपा है, तो चूंकि ये सवाल मिसप्रिंट हो गया दोस्त, इसको कंसीडर नहीं करिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है हमारे झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है?
झारखंड से गुजरती है। उसके बाद फिर से पूछ रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दो बार एक ही सवाल, चलिए कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो झारखंड से गुजरती है ना। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना देर आगे है, 5.5 घंटा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के समुद्र तटीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है, तो आदम ब्रिज। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से भयंकर बाढ़ कब आया था, तो भैया ये आया था 2009 में। कब आया था, 2009 में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है, तो भूटान जुड़ा हुआ है। किस देश की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत पे है, तो भूटान पे है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां दक्षिण में म्यांमार के किस पर्वत से ज्वाइंट होती है, या पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है दक्षिण में म्यांमार के किस पर्वत से जाकर के मिलती है, आराकोम योमा पर्वत। चलिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने किया, किंतु इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेट धरातल के दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिक अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट या सीमांत प्लेट कहते हैं। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल है। नोट, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसके मध्य में टेथिस सागर बहता था। तो पहले जो था ये एक ही था और इसके बीच एक सागर बहती थी जिसे टेथिस सागर कहते हैं, और ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं और निचली भाग ये दक्षिण का हिस्सा गोंडवाना लैंड होता था। फिर बीच में से ये टूट के अलग हो गया। इसी तरह हमारा पूरा क्षेत्र बना है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है और वास्तव में यह भाग भारत का अधूरा भाग भूमि है, आधार भूमि है, माफ कीजिएगा। हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में टेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादी के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ, जिसके बाद उत्तरी पर्वत एवं दक्षिणों के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ जो भारत के विशाल मैदान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र और 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमालयाएं मिलती है जो निम्नलिखित है, जैसे गंगोत्री, हिमनद, यमुनोत्री, सियाचिन, हिमाचल प्रदेश के दर्रा सिपकीला, सिक्किम में नाथुला और जालेपला दर्रा। देखिए तीनों सवाल में से कोई एक सवाल आपसे पूछेगा कि जैसे कि पूछेगा सिपकीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री, हिमनद, यमुनोत्री, हिमनद सियाचिन में है। ये सब उस सियाचिन ये सब भी है हमारे हिमालय के हिमानियों में। सिक्किम में नाथुला और जालेपला दर्रा उपलब्ध है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत जिसका ज्यादातर विस्तार राजस्थान में है। अरावली पर्वत जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वत के पश्चिम में सिंधु और इसकी सहायक झेलम, चिनाब, रावी नदी, ब्यास और सतलज बहती है। अरावली पर्वत के पूर्व में गंगा और इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानदी, सोन नदी आदि बहती है। ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और अरब सागर में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते। कौन सी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, नल्लामलाई, पालकोंड, बेलीकुंडा आंध्र प्रदेश में है और अन्नापलई, पंचमलई, शिवराई, पालनी, वेगरी ये सब भी तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। सामान्य तौर पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा सकता है। तो भारत को हम लोग 6 भौतिक विभाग में बांट सकते हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा भारतीय मरुस्थल और छठा द्वीप समूह। तो जो हमारा भारत का एरिया है उसे हम लोग बांट सकते हैं। जैसे ये ऊपर का हिमालय का पर्वत हो गया, एक भाग हो गया, ये पूरा उत्तर का मैदान हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये दक्षिण का पठार हो गया, तीसरा पार्ट,
है ना। उसके बाद ये सब तटीय समूह हो गए, ये यहाँ पे तटीय इलाका जो है तट से सटा हुआ, ये चौथा। और उसके बाद बीच बीच में जो मरुस्थल है जैसे थार मरुस्थल, और फिर यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी, यह भारत की उत्तरी सीमा पर फैला भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछेगा, हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हिमाद्री ज्यादातर ऑप्शन में रहता है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर एवं भारत के राज्य, माउंट एवरेस्ट, नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कि पाक अधिकृत कश्मीर POK में है। तो भैया ये भारत का है लेकिन भारत में है नहीं। उसके बाद तीसरा है कंचनजंगा सिक्किम, ये जो कि भारत में है। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा भारत का, तो आप K2 मारे। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत भारत का गॉडविन ऑस्टिन K2 है, लेकिन भारत में है ही नहीं, ये तो POK में है। तो आपसे पूछे भारत में कौन सा है, तो सिक्किम में है कंचनजंगा जो भारत में है। उसके बाद मैकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय का एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। शिवालिक सबसे निचला हिमालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो हिमालय को एक बार ऐसे विभाजित कर सकते हैं, फिर एक बार ऐसे ऐसे विभाजित कर सकते हैं। तो सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय का नाम दिया जाता है। कश्मीर का हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर एक बार एक साथ देख लेते हैं 4 वर्गीकरण। पहला पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज एवं काली नदी के बीच का क्षेत्र। तीसरा है नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के बीच। और चौथा है असम हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। चलिए अब दूसरा पार्ट है उत्तर का विशाल मैदान। तो हिमालय पर्वत के दक्षिणी और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां और उसकी सहायक नदी, ये सब मिलकर के एक मैदान बनाती है जिसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहते हैं, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। यह मैदान भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। जाहिर सी बात है, जहां मैदानी भाग होगा वहीं लोग ज्यादा बसेंगे। ब्यास और सतलुज के बीच 2 आव को विश्व दोआब कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी हम लोग कहते हैं। उसके बाद उत्तरी गंगा की प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ क्षारण, झील, दलदल और चौड़ी भूमि का विस्तार होता रहता है। दक्षिण गंगा की प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। ये नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है, जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्रों को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ की मिट्टी का क्षेत्र, जैसे आप मोकामा टाल का नाम सुने होंगे। तो गंगा नदी का वह क्षेत्र जहाँ पर बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा पानी आती है, फिर वो धीरे धीरे गर्मी आने के बाद वो सूख जाती है, तो उस क्षेत्र में खास करके धान की खेती, गेहूं की खेती करी जाती है, जो टाल के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछेगा, नदी द्वीप मतलब समझिए नदी का जो कचरा है उससे एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया, उसे कहते हैं मांजोली द्वीप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनती है। बांगर और खादर, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। गंगा के मैदान में जहां नदियां द्वारा पानी पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बनाए गए, वहां नदियों के जल नहीं पहुंच पाते, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और खादर, यह नया कछारी भाग है जो निचले मैदान जहां जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी और नई परत जमा देता है, उसे खादर कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां हर साल बाढ़ आ जाती है, जहां हर साल
नदियाँ पानी लेकर के मिट्टी के ऊपर बिछा देती है और नए नए कण मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, उसे खादर मिट्टी कहते हैं, और जहाँ नहीं पहुँच पाती उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। तो नए जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो खादर मिट्टी ही होती है। धूपगढ़ की चोटी पंचमदी पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों ने सतपुरा उच्चतम बिंदु श्रृंखला में स्थित है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब आइए साउथ का यानी दक्कन का पठार, जो साउथ इंडिया का भाग है, दक्कन ट्रैप जिसे भी कहा जाता है, यह लावा द्वारा निर्मित है, यानी ज्वालामुखी द्वारा 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे के साथ नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़े हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर जो है अन्नाईमुडी है, या अन्नामुडी भी कहते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है, जिसका नाम थार। इसी के नाम पे महिंद्रा एक कंपनी है जो गाड़ियां भी निकालती है, थार। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांट जाता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है। पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यह भी काफी वीवीआई पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। हिमालय के निर्माण से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, सेंट्रल पीक अंडमान निकोबार में है। यहाँ वन संपदा और समुद्री जीव के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल पीक अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8617 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक स्वरूप और संरचना का उच्चावचन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं चैप्टर नंबर 2 से कितने निकलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो K2 हमारे कहाँ है? भारत में है। बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी चोटी जो है मौजूद है? वो है शिवालिक। नीचे में ये बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे, तो बिहार से चलेंगे तो बिहार के उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो हिमालय की सबसे निचली चोटी ही हमें मिलेगी जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। चलिए हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सेंट्रल पीक यानी कि ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। विशाल मैदान उत्तर का भाग यानी कि प्रायद्वीपीय पठार सही ऑप्शन है। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे क्या कहा जाता है? पेंजिया। अवसादों के निक्षेप के कारण इनमें से किसका निर्माण होता है? द्रोणी का। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग परती भूमि के रूप में आता है? 11%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? 18%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी भाग है? 43%। निम्नलिखित में से कश्मीर में कौन सी झील है? तो डल झील और बुलर झील जो है वो कश्मीर में है। हिमालय पर्वत किससे निकला है? पामीर पठार से। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। महेंद्रगिरी। पलनी क्या है? पहाड़ी है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री। इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? काराकोरम। काराकोरम। शुष्क प्रदेश राजस्थान की प्रमुख स्थलाकृतियां क्या है? बालुका स्तूप। गंगा का डेल्टा किस राज्य में फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं तीसरा चैप्टर, अपवाह स्वरूप। अपवाह शब्द का तात्पर्य जल प्रवाह से। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। जैसे घर में बेसिन होता है, उसमें क्या होता है? नल से पानी निकलता है और वो एक अपवाह जगह है जहाँ से फिर पाइप द्वारा नाले में जाती है।
विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी की बेसिन है। ये सवाल एकदम वीवीआई है, आपको लिख लेना चाहिए, रट लो भाई, पूछेगा ही पूछेगा। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहां की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां आमतौर पर 12 मासी होती है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटी पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। चलिए, प्रायद्वीपीय नदियां, यहाँ अधिकांश नदियां मौसमी है जिसका स्रोत वर्षा का जल है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करते हैं। काफी वीवीआई पॉइंट है ये। चलिए, भारत की प्रमुख नदियां, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है जिसमें अत्यधिक हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है जिसे गिरगिट या जॉर्ज कहते हैं या गार्ज कहते हैं। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता, चूंकि अभी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये जरूर सवाल आपसे पूछेगा कि भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हुआ। 1960 में हुआ। इसमें सिंधु नदी का जल 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% भारत रखेगा, लेकिन इसे ब्लॉक कर दिया गया भारत भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गौमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होने लगती है। गंगा मैदानी भाग में पहली बार हरिद्वार में आता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। काफी वीवीआई पॉइंट है, जरूर क्वेश्चन में आएगा। हिमालय की अनेक नदियां यमुना, घाघर, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में प्रवाहित करती है। इसके अतिरिक्त सोन नदी जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक झील से निकलती है, यह उत्तर प्रदेश एवं झारखंड राज्यों से होते हुए बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। फरक्का के समीप गंगा दो भागों में बढ़ती है। प्रथम भाग हुगली नदी कहलाती है जो कि बंगाल में जाती है। गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है। इसी संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। यह भी काफी वीवीआई पॉइंट है कि जो दूसरी शाखा है वो बांग्लादेश में होती हुई जाती है और वो जो ब्रह्मपुत्र नदी उसी में आकर मिलती है जहां उसका संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा वर्मा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू अक्षर की आकार का होते हुए अरुणाचल प्रदेश के गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग तसंगपो या सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद के निकट गंगा से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, केन, बेतवा, चंबल। आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी तिब्बत का पठार स्थित हिमालय की मापचुंचुंगा नामक हिमनद पर्वतों से निकलती है। घाघरा नदी नेपाल से प्रवाहित होते हुए छपरा के पास शारदा नदी में जल ग्रहण होते हुए गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी के उत्तर में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी पर्वत के पास उत्तर से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इसी नदी में भी अत्यधिक बाढ़ की आशंका बनी रहती है। चलिए आते हैं आगे। कोसी नदी महान हिमालय के गोसाई के पहाड़ी से निकलती है जो कि नेपाल में स्थित है। कोसी नदी नेपाल से होते हुए बिहार के सुपौल जिलों में प्रवेश करती है। इसकी अन्य सहायक नदी है मिलाची, भूटिया, सप्तकोशी, दुग्ध एवं तंबूर। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में प्रवेश करती है। यानी कुर्सेला कटिहार में ये कोसी नदी जाकर के मिल जाती है गंगा में।
टाल, गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ का मैदान टाल के नाम से जाना जाता है। तो बिहार की शोक नदी, बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, इसी कारण इसे बिहार की शोक नदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटकी पहाड़ी से निकलती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अब आते हैं ताप्ती नदी के पास। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला स्थित सतपुरा के पहाड़ से निकलती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर बहती है। नोट, नर्मदा प्लस ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर यह सवाल जरूर बनेगा कि भ्रंश घाटी से निकलने वाली दो नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा काकोलत तथा ठंडा पानी का झरना नवादा बिहार राज्य में स्थित जलप्रपात के उदाहरण हैं। महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के समीप सिहवा नाम पर्वत से निकलती है। यह नदी मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ से महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है। भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबालेश्वर की पहाड़ी से निकले। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से निकले हैं, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। जलाशय और झील एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल सके। तो देखिए, ये झील, पर्वत, पहाड़, पठार जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हो सब क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर नंबर 2 से आते हैं। और हम लोग बौख रहे हैं इधर उधर। डल झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सांभार झील राजस्थान में। कांवर झील बेगूसराय बिहार में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा बिहार में। गोगाविल झील कटिहार बिहार में। जगतपुर झील भागलपुर बिहार में। सरैयामान झील पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार में। और लक्ष्मी सागर झील दरभंगा। झील वर्षा के जल एवं जमाव द्वारा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है, या फिर समुद्र का जो भी नदियां होती है, नदियां जब अपने किसी एरिया को सीधा कर लेती है तो उधर जो एक बाईपास रास्ता कट के निकल जाता है वो झील में तब्दील हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घासन घाटी झील, घासन घाटी में जब जल जमाव होता है तो उससे घसान झील का निर्माण होता है। जैसे भारत में तिलैया बांध द्वारा घसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया। गोखुर झील, इस झील का आकार गाय के खूर के समान होता है, जैसे बेतिया का सरैयामान या बेगूसराय का कांवर झील और गोखुर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील, जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा आना बंद हो जाता है तब क्रेटर के वर्षा का जल जमाव होकर यह झील का निर्माण हो जाता है। जैसे बोलिविया का टीटीकाका झील और टर्की का वान झील और भारत का महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। कई बार पूछा गया है। लैगून झील भारत के चिल्का झील उड़ीसा तथा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश झील लैगून झील के उदाहरण है। भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नामक झील बनाया गया है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनी है। चलिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में यह झील का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर रखा गया, गोविंद सागर भी रखा गया है। इलाहाबाद के समीप प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश में है तो दूसरा छोर असम में है। यह लोहित नदी पर स्थित है। भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल पटना में स्थित गांधी सेतु पुल है, जिसका निर्माण 1982 में हुआ था। गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। काफी वीवीआई पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अभ्यास प्रश्न। लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। और अब लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। चलिए फटाफट। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार में। निम्न में कौन सी लवणीय झील है? सांभर झील। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में बनाया गया है? पटना में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। चलिए
कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ये सांगपो किस नदी का नाम है? तो भैया ब्रह्मपुत्रा का है। इनमें से गर्म जल प्रपात है ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोसाई थान नेपाल। बुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो है वो किसकी सहायक नदी है? लूनी इनमें से कोई नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, यमुना की भी नहीं है, एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा की है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, लूनी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों अरब सागर में गिरती है, तो ये होगी कावेरी, आपका सही आंसर होगी। नर्मदा का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से है। कौन सी लवणीय जलवायु झील है? तो सांबर झील जो है वो लवणीय जलवायु झील है। चलिए, अध्याय 4 जलवायु। एक विस्तृत क्षेत्र में कई वर्षों से अधिक समय अवधि के मौसम या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। देखिए, जलवायु और मौसम में अंतर है। जलवायु 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद धीरे धीरे चेंज होता है, जबकि मौसम बहुत जल्दी से बदल जाता है। तो एक गाना भी है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। चलिए, लंबा लेक्चर हो रहा है, चूंकि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स लेने हैं, कुल 9 चैप्टर, तो थोड़ा बीच में आप वीडियो पॉज करके बटन दबा करके पानी उनी भी पीते रहिए, जैसे मैं पी रहा हूँ। आप भी पी करके थोड़ा पॉज ले लीजिए ताकि अच्छा रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो जलवायु। अब चलते हैं, बात करते हैं मौसम। किसी क्षेत्र के स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। देखिए, मौसम कभी बदल जाता है, कभी धूप है, कभी बारिश, कभी शाम में हवा, तूफान, कुछ भी। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मैसिम शब्द से हुई, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी एवं उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। एल नीनो। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु होता है। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू इक्वाडोर देश में प्रशांत तटीय भाग में से 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। अब देखिए, जरूर पूछेगा, अगर ये सवाल पूछ दिया तो बच्चे क्या कहेंगे पता है? कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा। पता है, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में एल नीनो की चर्चा है और ला नीनो की चर्चा है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जाता है। उसके बाद है ला नीना, यह एक ठंडी जलधारा। तो एल नीनो एक गर्म है और ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। यह एक पेरू के तट पर कभी कभी आती है। यह भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है। भारतीय मानसून की अगर बात करें तो भारत में हवाओं की दशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। भारत में मानसून जून में आता है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट से टकरा जाती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास में प्रश्न। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण है पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है मणिपुरम, मेघालय। कई महीनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल वैशाखी कहा जाता है। देखिए, एल नीनो और ला नीनो के बीच के बारे में यहाँ पर जो हमारा ज्योग्राफी किताब है उसमें एक पूरा बॉक्स बना के दिया है कि ये एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु यानी चाइल्ड होता है। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग से 3 से 7 वर्ष के अंतराल में उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न होती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती है उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है तथा अच्छी वर्षा होती है। कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
उसके साथ ही नीचे है ला नीनो, इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू के तट से होती है, यह ठंडी जलधारा है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, एल नीनो गर्म जलधारा है जबकि ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। पूर्वी द्वीप क्षेत्र में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है, वो कम करती है, ये बढ़ाती है। उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती है, इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण उनके भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से में भी भारी वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मानसून की पूरी किताब में जो है फोटो ही दिया हुआ है। मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, फिर भी इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है, जो कि जून से सितंबर तक होती है। ये देखिए पूरा हमारा भारत है, यहाँ से पूरी मानसून की बात करी गई है, यहीं से मानसून चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जलवायु से संबंधित सारे पॉइंट्स के अब ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। जाड़े में तमिलनाडु की तटीय भागों में वर्षा होती है। यस, बिल्कुल होती है। तो वो जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो दैनिक तापांतर कम होता है, ये कथन गलत है। दैनिक तापांतर बहुत होता है दक्षिण भारत में। चलिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या होता है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मणिसरम मेघालय में। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल बैसाखी कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है 1 जून से, या जून के पहले सप्ताह से मान सकते हैं। जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? खिलनमर्ग, ये सब जम्मू कश्मीर का एरिया है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर और पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये हमारे देश का नहीं, ये विश्व के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान कहवा की खेती के लिए काफी बेहतर होता है? आम्र वर्षा। चलिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के किस शब्द से हुई? मैसिम से। दिसंबर की रात में करगिल जैसे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में से कितना होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। एल नीनो शब्द का अर्थ होता है शिशु, बच्चा, चाइल्ड। जून से सितंबर तक भारत में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा ऋतु। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब हो जाता है? तो जून के प्रारंभ में। चलिए, 5वां अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। वनस्पति के जन्म के आधार को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। स्थानीय वनस्पति जिसे देशज कहते हैं तथा बाहर से आई हुई वनस्पति को हम लोग विदेशज कहते हैं। हमारे देश भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में 4थे स्थान पर आता है। अब ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। भारत में लगभग 15,000 प्लस फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों के कुल 6% है। वनस्पति के प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। यानी जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पे कैसा वन पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण वृक्ष अधिक बढ़ती है। यहाँ के औसतन वृक्ष की लंबाई 60 मीटर होती है तथा ये सघन और वन के रूप में विकसित होते हैं। इस वन में एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत कठिन होता है। यहाँ पत्ते सालों भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसका नाम होता है। इस वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, शिकोना, अबनूस इत्यादि। हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाया जाने वाला एक सिंह वाला गेंडा इसी वन का जंतु है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस वन का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस वन में वृक्ष अपने पत्तियों को 1/2 महीनों तक के लिए नीचे गिरा देता है, अतः वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहता है। इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। तो 50 से 200 के बीच जहाँ वर्षा होती है उसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ वाला वन कहते हैं। इस वन में मुख्य रूप से चंदन, सागवान, बांस, साल, सीम, सतहूत आदि पाए जाते हैं। नमी की उपलब्धि के कारण इस वन को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां, तो ये तीसरा ग्रुप है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पानी की कमी
कमी उपलब्धता रहने की वजह से खजूर, इफोनिया, एकेनिया, बबूल, नागफनी आदि जातियां पाई जाती हैं। ट्रांसह्यूमन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ अपने पशुओं के चारण हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर जाड़े में घाटी में नीचे उतरकर पशु चारा की क्रिया को ट्रांसह्यूमन कहा जाता है। अब आता है मैग्रोवन। यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदली प्रदेशों में पाई जाती है। मैग्रो वनस्पति गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। यह खास तौर पर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा बिहार के गंडक नदी से भी घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्र तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बड़ी संख्या में भारत आते हैं। साइबेरियन सारस के भारत के कुछ मनपसंद स्थान निम्न हैं। गुजरात में कच्छ वन का, राजस्थान स्थित भरतपुर पक्षी विहार, बेगूसराय में कांवर झील के किनारे का क्षेत्र साइबेरियन सारस का मनपसंद जगह है। पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र कई प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? 89,000। भारत विश्व में जैव विविधता के मामले में किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। विश्व में फूलों के पौधे का कितना प्रतिशत भारत में है? 6%। वेदों में वनों का किसका आधार माना गया है? समस्त सुखों का। वेदों में वन को किसका आधार माना गया? समस्त सुखों का। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती जाती है वैसे वैसे में क्या होता है? वैसे वैसे वन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मनुष्य, मानसून जीवों, मरुस्थलीय जीवों, विषुवतरेखीय जीवों, खाद्य किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। सूर्य प्रकाश पाने के लिए वृक्षों में होर किस प्रकार के वनों में लगती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। रोजवुड किस वन का वृक्ष है? सदाबहार वन का रोजवुड। जंगली सुअर किस वन में पाए जाते हैं? तो जंगली सुअर जो होते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन में। खजूर फल किस वन का उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन। हिम रेखा और वन रेखा के बीच निम्नलिखित में से क्या है? फूल के मैदान है। जूनियर पाइन वृक्ष हिमालय में कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो वो मिलती है 3600 मीटर से ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में है। तो देखिए जनसंख्या के बारे में जो जनगणना हुई है हमारे, उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में अत्यधिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी। सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। इस समय प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती थी। तो ये 3 सवाल पूछेगा आपसे कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुआ? तो 1872 में पहली बार शुरू हुआ और उसके बाद 1881 से क्या होने लगा? प्रत्येक 10 वर्ष में हर समय होने लगा और अभी 2011 में हुआ। उसके बाद 2021 में होना चाहिए 11-10-21, लेकिन हुआ नहीं, कोरोना के कारण ये टल गया और धीरे धीरे अभी तक की चीजें टली हुई है और क्लियर नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में समझते हैं। यहाँ से जनसंख्या संबंधित सिद्धांत माल्थस ने दिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। तो माल्थस साहब ने कहा कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है ना, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। लगभग 16 साल में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। जनसंख्या की अवस्था होती है 5। पहला प्रथम अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। यह प्राचीन भारत में होता था। तो जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च। तो जितना ज़्यादा जन्मता था उतना ज़्यादा मरता था, तो जनसंख्या कंट्रोल रहता था। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए शाहजहां 14 बच्चे करा जिसमें 7 मरे 7 बच्चे, तो बराबर है।
दूसरी अवस्था, इसमें जन्म दर उच्च हो जाता है और मृत्यु दर निम्न हो जाता है, यानी जन्म लेते हैं बच्चे काफ़ी और मरते हैं बहुत कम, इसलिए इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तीसरी अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च तथा जन्म दर उच्च हो जाता है तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाता है, यानी जन्म बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन मृत्यु एकदम से कम हो रही है। तो इस अवस्था में जनसंख्या में जो है स्थिरता वो बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कंट्रोल हो जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होने लगती है। चौथी अवस्था, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होती है, इसमें स्थिरता अधिक होती है। भारत में अब ये अवस्था धीरे धीरे आने लगी है कि जहाँ जन्म भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। पांचवी अवस्था है, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम हो जाते हैं, यानी दोनों कम है, न जन्म ले रहा न मर रहा। ये विकसित देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। उसके बाद हर एक 10 वर्ष में लेने का निर्णय 1881 में लॉर्ड रिपन ने लिया और नियमित रूप से 2011 की जनगणना 14वीं जनगणना थी। चलिए, जिसके आधार पर भारत के पास विश्व का 2.4% क्षेत्र है, जहां 17% जनसंख्या रहती है। एक सवाल यहाँ से भी आपसे पूछेगा कि भारत में जो है 1921 में जनसंख्या तीव्र वृद्धि देखी गई और इसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं, और 1951 में भी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई, इसे लघु विभाजन कहते हैं। तो लघु विभाजन और महान विभाजन ये याद रखिएगा। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। उसी तरह न्यूनतम है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, और सबसे कम लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नगर हवेली। लिंगानुपात देखेंगे प्रति 1000 में पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या है उसे लिंगानुपात कहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, 1084, यानी 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां हैं। दूसरा है तमिलनाडु, 1000 लड़कों में 996 है। तो यही दोनों आपसे पूछेगा। और सबसे कम में देखेंगे तो 879 है, यानी 1000 लड़कों में मात्र 879 लड़कियां हैं। उसके बाद दूसरा जम्मू कश्मीर। ऐसी लिंगानुपात में अगर आप देखेंगे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में है 972 है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में 834। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में है और सबसे कम बिहार में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ये 3 है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। और न्यूनतम देखा जाता है नागालैंड, केरल और गोवा में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में। और न्यूनतम साक्षरता बिहार, यूपी और राजस्थान में। सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य है गोवा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, और न्यूनतम पुरुष महिला वाला अपना बिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां चैप्टर, भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेपाल। अब 7 और 8 चैप्टर पड़ोसी देश के ही बारे में। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। यहाँ हम आने जाने अन्य देशों की तरह वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेपाल चारों ओर से स्थलों से घिरा है, यानी स्थल रुद्ध देश है। नेपाल उत्तर में तिब्बत यानी चीन नेपाल के उत्तर में यानी कि तिब्बत यानी कि चीन स्थित है, जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा खड़ा है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में ही भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, नेपाल के स्थानीय लोग इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, जो घग्गर की सहायक नदी है। नेपाल की नारायणी नदी ही भारत को गंडक नदी कहते हैं। नेपाल में खनिज का अभाव है और अवरख यहाँ की मुख्य खनिज है। अगला पड़ोसी देश हमारा है भूटान। भूटान भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। भूटान के चारों ओर थल से घिरा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मानव विकास सूचकांक में भूटान 127वें नंबर पर है। भूटान में 70% भागों पर वन है तथा 10% भागों पर वहाँ खेती होती है। सबसे गरीब देश बुरुंडी है। बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र देश घोषित हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, 1.26 हजार प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व है। बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा यहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच क्वाक्स बाजार है, जो यहाँ पर है। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को वहाँ पद्मा कहा जाता है।
बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है। बांग्लादेश का पूर्व का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और उससे पहले भी था पूर्वी बंगाल। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 26 मार्च को। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका, सिरिलोन। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है, सिंघल। बहुलता का निशेष द्वीप को सिंघल द्वीप भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि हुई है। यहाँ अनेक प्रबल द्वीप पाए जाते हैं जिसे आदम पूल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका सिंहली तथा तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया है। यहाँ अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका की जलवायु मानसूनी है। विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण यह सालों भर गर्मी पड़ती है और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा काले होते हैं। पाकिस्तान हमारा एक स्थलीय पड़ोसी देश, निकटतम पड़ोसी देश में यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाद है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मुख्य नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी भी है। पाकिस्तान का सियालकोट शहर खेल का सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन कहा जाता है। चलिए एक बार हम अपना स्ट्रीमिंग चेक कर लेते हैं। सब सही है, बिल्कुल सही है। भारत के पड़ोसी देश से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं। पहला, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? सिक्किम से। महाभारत लेख क्या है? महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला है। गंडक नदी को नेपाल के में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान हिमालय में कितनी ऊंचाई पर है? 7554 मीटर। भूटान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 250 सेंटीमीटर। भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है? तो ये है भैया लगभग 70%। 70% प्लस ही है वहां पे वनों का विस्तार। भूटान की साक्षरता दर कितनी है? 42%। भूटान के चारों ओर किससे घिरा हुआ है? थल से, लैंडलॉक है। द्वार प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। निचले हिमालय में के उत्तर में क्या है? ग्रेटर हिमालय। 1200 से 2000 मीटर के बीच निम्नलिखित में कौन से वन होते हैं? चीड़ वन। 2008 के मानव विकास तो 2008 का है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का पूर्व का नाम पूर्वी पाकिस्तान। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थल सीमा 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा लगता है। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 17 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? पूर्वी भाग में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति घनत्व है 700। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में जाड़े में औसतन तापमान कितना रहता है? 18.5 डिग्री सेल्सियस। बांग्लादेश में गर्मी का ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है? 38 डिग्री सेल्सियस। बांग्लादेश में औसत कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 200 से 500 सेंटीमीटर। बांग्लादेश की उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। बांग्लादेश में राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत कृषि में है? 40%। बांग्लादेश में सागरीय मछली संसाधन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। बांग्लादेश में निम्नलिखित में किसका निर्यात करता है? तो बांग्लादेश विद्युत उपकरण और मछली का निर्यात करता है। तो ये दोनों का निर्यात करता है, तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की आकृति है अंडाकार। पिदुर ताल गाला श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलाकृति है, शिखर है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। अब नया जो राजधानी बना है वो जयवर्धनेपुर बना है। चलिए, भारत से श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1948 में हुई। अंग्रेजों ने श्रीलंका द्वीप को कब ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद किया? 1802 में छोड़ा था। श्रीलंका में कब लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ? तो ये भैया हुआ था 1956 में। बहुपद निम्नलिखित में से क्या है? एक झील है। पान क्या है? एक नदी है जो कि श्रीलंका में है। पेरावाला निम्नलिखित में से क्या है? तो वहां पे वाटरफॉल है, जलप्रपात। चलिए पाकिस्तान का देखते हैं प्रश्न। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है कराची। खेल का सामान मिलता है सियालकोट में। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी है तख्त सुलेमान 3770 मीटर। सिंधु नदी बहती है दक्षिण से उत्तर की तरफ।
पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहते हैं व्यक्ति वो लगभग 500। पाकिस्तान में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तख्त सुलेमान। चलिए, जैकबोबाद किस कारण से जाना जाता है? जैकबोबाद जो है सबसे गर्म क्षेत्र है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? नंद। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? मात्र 3%। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 19%। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र पाकिस्तान में कहाँ स्थापित है? कुहूटा में। मानचित्र अध्ययन। मानचित्र की सहायता से धरातल पर दो स्थानों के बीच के वास्तविक दूरियां को ज्ञात की जाती है। यह अध्याय समझने, पढ़ने और समझने के लिए है। इस अध्याय में परीक्षा संबंधी कोई विशेष तथ्य नहीं दिया गया है, इसलिए हमने इसको लिया भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र अध्ययन से जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कौन सी विधि सर्वाधिक मान्य है? निरूपक भिन्न। मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? तो अंश में। मापन में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी। मापन में हर और अंश की जो बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मापक भिन्न है? मीटर। निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों को दर्शाया जाता है? तुलनात्मक मापनी द्वारा। मापक से किसी क्षेत्र में किसके बारे में जानकारी मिलती है? क्षेत्रफल की। भिन्न का अंश क्या होता है? ऊपर का अंक। अंतर्राष्ट्रीय मापक किसे कहते हैं? पारदर्शक विधि को। चलिए, लास्ट और अंतिम चैप्टर है क्षेत्रीय अध्ययन। थोड़ा सा पानी ले लीजिए। क्षेत्रीय अध्ययन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रह। जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना या बचाना। तालाब या झील के अलावा जमीन के ऊपर नीचे बनाए गए टैंक के जरिए वर्षा जल संचयन किया जाता है। नोट, इस अध्याय में ये जो है ज़्यादा प्रश्न है नहीं परिभाषाओं में, तो चलिए प्रश्न ले लेते हैं। क्षेत्रों में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़ों का क्या कहता है? प्राथमिक आंकड़ा। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है एक उपागम है। क्षेत्रीय अध्ययन मानव वातावरण संबंध को समझने के लिए है संजीवनी है। क्षेत्रीय अध्ययन को लोग के रहन सहन के तरीकों से क्या होता है? जुड़ाव होता है। भूमिगत जल स्तर पर में गिरावट का कारण क्या है? भूमिगत जल का जो प्रयोग है बहुत तेजी से हो रहा है। क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप से करना चाहिए? तो उचित वातावरण में करना चाहिए। प्रदूषण एक गंभीर क्या है? समस्या है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। तो ये था क्लास 9th। एक ही वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको क्लास 9th के हिस्ट्री, क्लास 10th की हिस्ट्री भी डाल दिया है। साथ में 21,000 वाला जो टोटल प्लेलिस्ट था वो भी मैं डाला हुआ हूँ, तो वहाँ भी देखिए। और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।